जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण में जो पढ़ रहे थे इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, उसका जो बचा पार्ट है आज कवर करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो मैंने प्रोवाइड की है। जो लोग चैनल पे नए होंगे वो जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ आपको वीडियो दिखाई देगी जिसमें चला है आपका पहला टॉपिक है पर्यावरण इन्वायरमेंट, उसके 2 वीडियो हैं। और फिर जो मैंने कल पढ़ाया था आपको इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पारिस्थितिकता एंड पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। और उसी का आज जो बचा पार्ट है जिसमें हम लोग आज पूरी टॉपिक कवर किया जाएगा, ठीक है। आइए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले डाल लीजिएगा हेडिंग पोषण चक्र। आज समझेंगे कि पोषण चक्र क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन साइकिल, और इसी को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। आज पूरी तरह बात समझ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते हैं तो कई बार छात्र क्या होते हैं कि छोड़ देते हैं कि इतना कौन याद करे। ट्रिक से बताएंगे जिससे आप पूरी बात समझ जाएंगे, ठीक है। पोषण साइकिल जिसे बोलते हैं जैव रासायनिक चक्र, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है गैसियस साइकिल, दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक। देखिए, जरा पेन को डार्क कर लिया जाए। देखिए, तो लिखिएगा यहां पे, एक होता है गैसीय चक्र जिसे बोलते हैं गैसियस साइकिल, और दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री साइकिल जिसे बोलते हैं ठोस या अवसादी चक्र, ठीक है। और इसके भी टाइप होते हैं। जो अवसादी चक्र होता है इसमें 2 चीजों को पढ़ना है हम लोगों को। एक पढ़ना है फास्फोरस चक्र, ठीक है, और दूसरा पढ़ना है सल्फर चक्र। सल्फर चक्र। इधर गैसीय चक्र में 4 चीज आती है, पढ़ना 3 है। जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन और आपका मीथेन चक्र। तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र के बारे में, फिर पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र, और फिर पढ़ा जाएगा मीथेन चक्र, ठीक है। देखिए, आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं इस टॉपिक में ये चीज बताऊंगा, पूरी वो चीजें जो क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा आते हैं, और ये एक साइकिल है जो बराबर चलता रहता है, ये जानना जरूरी है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब हम बात करते हैं कार्बन चक्र से। देखिए, अब डालिएगा हेडिंग कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या चीज है? तो सबसे पहले इसके बारे में एक चीज लिख लीजिए कि इसमें वायुमंडल और जीवों के बीच आदान प्रदान शामिल है, ठीक है। वायुमंडल और जीवों के बीच क्या है भाई? आदान प्रदान शामिल है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जनरली आमतौर पर इसे एक अल्पकालिक चक्र माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल और जीवों के बीच आदान प्रदान शामिल होता है कार्बन चक्र में, और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम एक अल्पकालिक चक्र मानते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक अल्पकालिक चक्र है। जरा ध्यान से समझिएगा एक बात को, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी इधर जड़ें हैं, ठीक। तो प्लांट क्या करता है? वायुमंडल से CO2 लेता है, ठीक है, और जमीन से पानी लेता है H2O, ठीक। और उसके बाद ये क्या करता है? CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6। आप भी जानते हैं ग्लूकोज का निर्माण करता है। और फिर क्या होता है? हम जब खाते पीते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज देखते हैं,
बनता रहता है और उसके बाद फिर जब ये C6H12O6 हमारे ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वापस ये CO2 बन के और फिर उसी फॉर्म में श्वसन के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो देख रहे हैं ना, ये पूरी साइकिल है, एक तरफ से ये बनते हुए आया और फिर ये ऐसे निकल गया। ये एक ही माध्यम से नहीं, ये तो हमने ह्यूमन और प्लांट को लेकर समझाया। ऐसे कार्बन साइकिल चलता रहता है, ऐसे ही सब पढ़ना है, ऐसे ही जो बताया अभी आपको ये पूरे साइकिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका था कार्बन साइकिल। अभी कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होगी उसको लिख लिया जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में कार्बन, जो कार्बन है वो मुख्यतः मेनली किस रूप में है, तो वो CO2 के रूप में ही है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो हरे पौधे हैं और फाइटोप्लैंक्टन जिसे हम बोलते हैं पादप प्लवक, ये क्या करते हैं, ये दोनों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या कर रहे हैं, कार्बन का अवशोषण करते हैं, ठीक है। और इधर श्वसन और अपघटन से जो कार्बन है ये वायुमंडल में क्या होती है, वापस आ जाती है, ठीक। तो देख रहे हैं, ये सब कार्बन साइकिल में लिखवा रहा हूं, सबसे क्वेश्चन बन सकता है कथन और कारण से, इसको लिख लीजिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आइए। अब देखिए, अब समझिएगा कार्बन कैसे अपना रूप लेके आगे बढ़ा और कैसे ये बना। देखिए, इसका भी नाम आप सुने हैं, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जिसमें आपका कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो पृथ्वी के अंदर, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर सड़ने से पहले ही क्या हुआ, दब गए थे, ठीक है। ये जीवाश्म ईंधन आप देख रहे हैं, फॉसिल फ्यूल, ये पृथ्वी के अंदर सड़ने से पहले ही क्या हो गया था, ये सभी दब गए थे, ठीक है, जो आप देख रहे हैं जीवाश्म ईंधन। इसीलिए जो चीज पृथ्वी के अंदर, जो ह्यूमस कैंस होते हैं, वो सड़ने से पहले दब जाएंगे तो वो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस का रूप लेंगे और फिर जब भूगर्भिक प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है, उसके माध्यम से वे लंबे समय अंतराल के बाद जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाएंगे। और वही जब निकासी के बाद, जब यही फॉसिल फ्यूल जब निकास इनका होगा तो इनके निकास के उपरांत इनके जलने पर जो संग्रहित कार्बन है, स्टोरेड कार्बन, संग्रहित कार्बन, वो CO2 के रूप में वापस क्या होती है, वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। तो ये है आपका कार्बन साइकिल, ठीक है। मैंने शॉर्टली पूरी बात बताई, अभी और सी बातें हैं, जैसे दलदली मिट्टी, तटीय तलछट, ये सारी चीजें भी दीर्घकालिक चक्र में आता है कार्बन के। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप जानिए, ज्यादा फैक्ट भी नहीं जानना है। तो ये आपका कार्बन साइकिल है, इसी बताना कि एक अल्पकालिक चक्र है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप देखें ना कि यही फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, ये ह्यूमस फॉसिल फ्यूल, और फिर निकासी के उपरांत फिर यही जल के फिर CO2 में मिल जाता है, और ये चक्र है, ये चक्र सब चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कार्बन साइकिल। अब हम लोग देखा जाए किसके बारे में, जो अभी आप देखे थे, कार्बन के बाद किसकी बात होगी, नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। आइए देखा जाए। देखिए,
अब बात होगी तो डाल लीजिए हेडिंग, अब है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र यहां आपको बड़े अच्छे से समझना है, और यही लड़के सोचते हैं याद कैसे करें, बड़ी उलझन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन चक्र। तो पहले तो लिख लीजिए कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन किस किस रूप में टूटता है और तब नाइट्रोजन बनता है। तो जो वायुमंडल में जो आप देखते हैं नाइट्रोजन, ये किस किस फॉर्म में चेंज होता है भाई। तो ये आपका सबसे पहले अमोनिया, फिर नाइट्राइट, और फिर नाइट्रेट, और फिर यही नाइट्रेट क्या बन जाता है, मौलिक नाइट्रोजन। इसी को पढ़ना है कि कौन कौन से बैक्टीरिया नाइट्रोजन को तोड़ते हुए इस फॉर्म में लाते हुए फिर इसे नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, और ये भी एक साइकिल है जो चलता रहता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए उसको देखा जाए। उसको देखने से पहले हम नाइट्रोजन के सोर्स लिखेंगे और तब इस चीज पे आएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ा जाए। अब मेरे साथ लिखिएगा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। लिखिए नाइट्रोजन के स्रोत क्या क्या है भाई। ठीक है, नाइट्रोजन के स्रोत क्या क्या है। तो सबसे पहली बात बिजली, बिजली मतलब लाइट मत समझ लीजिएगा, आकाशीय बिजली। ठीक है, फिर पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, फिर औद्योगिक प्रक्रियाएं, औद्योगिक प्रक्रियाएं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, फिर आग, जंगल की आग। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शन में दे देगा कौन सा है कौन सा नहीं है, सब याद रखिएगा। जंगल की आग, ऑटोमोबाइल एमिशन या ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन। ठीक है, फिर थर्मल पावर, थर्मल पावर जनरेटिंग उत्सर्जन। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जैसे NO, NO2 और N2O में योगदान करते हैं। आई बात समझ में। तो इस चीज को लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के सोर्स जो हैं बिजली, पराबैंगनी विकिरण, औद्योगिक प्रक्रियाएं, जंगल की आग, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, थर्मल पावर जनरेटिंग उत्सर्जन जो है ये आपका थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन उत्सर्जन, यहाँ स्टेशन कर लीजिएगा, थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है NO, NO2, N2O में योगदान करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके नाइट्रोजन के सोर्स। अभी और भी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कर लीजिएगा। यहाँ पे नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख लेंगे तो वही चीज है। यहाँ तो लिखे ही NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड में योगदान करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे आइए। अब देखिए जब हम कोयला जलाते हैं, लिखिएगा कोयला जलाने से, बर्निंग कोयला, कोयला जलाने से क्या क्या निकलता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, तो आया ना। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, तो जब कोयला हम जलाते हैं तो उस समय CO, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होते हैं, ये आपके निर्मुक्त होते हैं वायुमंडल में। ठीक है, अब बात क्या करनी है कि फिर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या होगा, फिर पृथ्वी पे वापस कैसे आएगा। कोयला जला तो नाइट्रोजन भी निकला, सब निकले, नाइट्रोजन निकला है, तो फिर नाइट्रोजन वापस कैसे आएगा। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, लिख लीजिएगा, तो जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये स्मॉग और
एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। आई बात समझ में? ये चीज समझ में आई? तो ये है आपके नाइट्रोजन साइकिल अब चल रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हुआ, स्माग और अम्लीय वर्षा के रूप में जो निर्मुक्त हुआ और फिर से पृथ्वी पर आ गया। ठीक, ये नाइट्रोजन साइकिल आप देख रहे हैं। ये तो नाइट्रोजन साइकिल रहा सोर्स के साथ कि नाइट्रोजन ऐसे घूम रहा है। अब बात आएगी कि जो नाइट्रोजन के फॉर्म रूप है जो बदल रहे हैं अमोनिया में, नाइट्राइट, नाइट्रेट में, वो कैसे होता है, जिसमें आप पढ़े भी हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर पढ़ते हैं आप उसको बोलते हैं नाइट्रीकरण जिसे बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन जिसे बोलते हैं हिंदी में विनाइट्रीकरण। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी हम लोग देखेंगे। तो लिखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें बैक्टीरिया है जिसका नाम है एजोटो, मैं यहां लिख देता हूं और सही रहेगा, समझिए अच्छे से। 3 बैक्टीरिया हैं। तो सबसे पहले है एजोटोबैक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, ये लिखा जाए, ये मिट्टी में मुक्त जीवित बैक्टीरिया है। ठीक है, ये मिट्टी में मुक्त क्या है भाई, ये जीवित बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, एजोटोबैक्टर। दूसरा है हमारा जो इसका सहजीवी बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसका नाम है राइजोबियम। याद रखिएगा सब कितना इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे हैं ये सब याद रहेगा, कोई कठिन भी नहीं है। राइजोबियम ये क्या है, तो ये आपका सहजीवी बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सहजीवी बैक्टीरिया है। ठीक है, और फिर कुछ साइनो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, पेन के अंतर करने से बातें एकदम क्लियर रहती है। फिर कुछ क्या होते हैं, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, ये कुछ होते हैं। ठीक, और फिर ये तीनों क्या करते हैं मिलके, यही तीनों। ठीक है, और इनको भी मिलाइए, ये तीनों ये नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम आयनों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो बात समझ में आई? यही लड़के बार बार फंसते हैं कि याद कैसे करें, कितना आसान है, एक एक पार्ट को याद करेंगे ना तो सारी चीजें आपको बखूबी एकदम याद हो जाएंगी। हम अगर बात कर रहे हैं किसकी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो जो एजोटोबैक्टर है, जो राइजोबियम है, जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में 3 बैक्टीरिया आते हैं। ठीक, और ये तीनों वो लिखे हैं कि मिट्टी में मुक्त जीव बैक्टीरिया है, लेकिन आपको याद रखना है बैक्टीरिया का नाम सभी वही है। और ये तीनों मिलके पहली बार नाइट्रोजन को जब रूप चेंज कर रहे हैं तो ये क्या बना दिए, ये अमोनिया या अमोनियम आयन में चेंज कर दिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब ये अमोनिया फिर 2-3 बैक्टीरिया और आएंगे जो इसको तोड़ेंगे और वहां से बनाएंगे नाइट्राइट एंड नाइट्रेट के रूप में। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ा जाए। अब आइए लिखा जाए नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन ये क्या है भाई, तो इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक, कौन कौन से आते हैं उसमें, इसमें 3 बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, आइए लिखा जाए, इसमें 3 कौन है, तो इसमें आपका सबसे पहले है नाइट्रोसोमोनास। क्या है, नाइट्रोसोमोनास। फिर है नाइट्रोकोकस और फिर है
नाइट्रोबैक्टर, और ये तीनों जाने मिलके क्या कर रहे हैं उसको लिखा जाए। ये अमोनियम आयनों को पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकृत कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझे। अभी इसके पहले देखे थे एजोटोबैक्टर, ठीक है, राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया। क्या किए मिलके? उन लोगों ने मिलके नाइट्रोजन को अमोनिया बनाया था, अमोनियम आयन, और फिर नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये अमोनियम आयन को अब नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में चेंज किए। अब पौधे इसी नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर अमोनिया और अमीनो एसिड बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। तो आइए लिखिए, अब देखिए क्या होता है। अब यही जो अभी आप देखे थे नाइट्रेट जो है, ये नाइट्रेट क्या होगा? जब नाइट्रेट बन गया तो ये पौधों द्वारा अवशोषित किया जाएगा, पौधों द्वारा अवशोषित। ठीक है, फिर जो पौधों की पत्तियां हैं वो क्या करेंगी? तो लिखिए, पत्तियों में फिर से अमोनिया में परिवर्तित, जिससे क्या होगा? अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड बनेगा। दिख रहे हैं? तो नाइट्रेट पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और पत्तियों में अमोनिया में चेंज होता है और फिर अमीनो एसिड बनता है। ये प्रक्रिया है आपके नाइट्रिफिकेशन की। अब बात आएगी डीनाइट्रिफिकेशन की। फिर से अब ये नाइट्रोजन बनेगा। हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल और ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब लिखा जाए डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। तो लिखिए, विनाइट्रीकरण जिसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है? तो विनाइट्रीकरण में जो नाइट्रेट है ये मौलिक मतलब बेसिक नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। लिखते चलिएगा साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले जो बताया आपको कि ये जो नाइट्रेट है ये किस में चेंज हो जाएगा? ये मौलिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इनको बदलेगा कौन? तो वह यहाँ पे भी विनाइट्रीकरण वाले बैक्टीरिया हैं जिसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। तो उसको लिख लिया जाए कि नाइट्रेट से मौलिक नाइट्रोजन में चेंज कौन कर रहा है? तो वो दो बैक्टीरिया हैं, उनका नाम लिखिए, विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। ये दो हैं जिनका नाम है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। और ये क्या किए हैं भाई? इन्हीं का काम है कि ये नाइट्रेट को मौलिक नाइट्रोजन में चेंज कर दिए हैं। अब बात समझ में आई? अब आप कहेंगे कि सर कितना फंसा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहिए, कोई उलझना नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ? नाइट्रोजन पढ़े, उसका सोर्स देखे, साइकिल पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कोयला जलाना, नाइट्रोजन फिर कैसे वापस कोयले जलने से साइकिल बन रहा है। अब तब फिर बात आएगी नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो वहां तीन बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर, उसके बाद राइजोबियम और फिर साइनोबैक्टीरिया, उन्होंने क्या बनाया? वहीं से नाइट्रोजन को सबसे पहले अमोनियम आयन में चेंज किया गया। फिर उसके बाद इसके पहले देखे थे आप नाइट्रिफिकेशन, वहां पे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और आपका नाइट्रोकोकस, ये तीन बैक्टीरिया मिलकर क्या कर रहे हैं? ये तीनों फिर से उस अमोनिया को नाइट्राइट, उसके बाद नाइट्रेट में चेंज किए और फिर वही नाइट्रेट पौधे अपने पास में लिए, फिर उससे उनकी पत्तियां अमोनिया बनाई, फिर अमीनो एसिड बना और फिर डीनाइट्रिफिकेशन जो नाइट्रेट है इससे मौलिक नाइट्रोजन चेंज हो रहा है वो कौन कर रहा है? स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस,
ये दो बैक्टीरिया हैं डिनाइट्रिफिकेशन के, जिन्होंने नाइट्रेट को फिर से क्या बना दिया, मौलिक नाइट्रोजन में चेंज कर दिया। ठीक है, दो बार पढ़ेंगे वीडियो को, 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके देखेंगे तो बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम में यहां से आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था विनाइट्रीकरण। और फिर क्या होता है कि इसमें जो फिर से ये मौलिक नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में वापस चली जाती है और इस प्रकार हमारा चक्र, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आइए आगे बात किया जाए। अब लिखिए मीथेन साइकिल, मीथेन चक्र। ठीक है, मीथेन चक्र। तो मीथेन चक्र की भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये CO2 की तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो कहेंगे बहुत दिक्कत है, कौन है ये अधिक शक्तिशाली गैस है, जो है आपका मीथेन। ठीक है, CO2 की तुलना में। ठीक है ना, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मीथेन है इसका जो एटमॉस्फेरिक, जो वायुमंडलीय लाइफ है, जीवन काल, वायुमंडलीय जीवन काल ये बहुत कम है। ठीक है, इसी कारण ये ग्रीन हाउस के रूप में तबाही उतनी नहीं मचा पाती, क्योंकि इनका वायुमंडलीय जीवन काल ही कम है। नहीं तो CO2 की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी बात, इसके जो सोर्स हैं आप देखेंगे कि हर जगह से निकलते हैं और निकलेगा ही, क्योंकि वो सोर्स हम कभी बंद ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चावल के खेत से, धान के खेत से सबसे अधिक मीथेन निकलता है और आप हम क्या, कोई भी इंसान चावल खाना बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका भोजन है। ठीक है, भोजन बंद कर नहीं सकते, वो जरूरी भी है। तो इस कारण से चावल खेत से सबसे अधिक मीथेन निकलता है। तो इसी कारण से मीथेन नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि इसका जो जीवन काल है इस ग्रीन हाउस गैस का, मीथेन का, ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो पहली बात तो आप समझे, हम लोग को पढ़ना है मीथेन चक्र। तो आइए स्टार्ट किया जाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वायुमंडलीय जीवन काल इनका क्या है, बहुत कम है, CO2 से भी बहुत कम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आइए लिखा जाए मीथेन के प्राकृतिक स्रोत। लिखिएगा, हेडिंग डालिए, मीथेन के प्राकृतिक स्रोत, साथ में लिखते चलिएगा। मीथेन के प्राकृतिक स्रोत क्या है भाई? तो सबसे पहले जो आर्द्र भूमियां हैं, जितने वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां, ये अकेले अगर हम बात करें पूरे वैश्विक मीथेन उत्सर्जन, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में ये अकेले लगभग 80% का योगदान रखती हैं। देख लीजिए 80%। बना क्वेश्चन कि मीथेन का जो नेचुरल सोर्स है उसमें सबसे अधिक पूरे वैश्विक मीथेन एमिशन में, मतलब हम अगर बात करें पूरे ग्लोबल लेवल पर मीथेन के एमिशन में, तो अकेले जो आपकी आर्द्र भूमि है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आर्द्र भूमि ये अकेले मीथेन का 80% का योगदान कर रही है, पूरे वैश्विक मीथेन एमिशन का 80% आर्द्र भूमियां। दूसरी बात करें इनके प्राकृतिक सोर्स में, तो जो दीमक की आंत होती है, दीमक की आंत में सूक्ष्म जीव पाचन के दौरान, ठीक है, अवायवीय किण्वन, जिसे बोलते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन, अवायवीय किण्वन, इसके माध्यम से मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, लिखते चलिए, समझ गए? जो दीमक की आंत होती है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अपने डाइजेशन के दौरान एनारोबिक फर्मेंटेशन से मीथेन का उत्पादन करते हैं। ये नेचुरल सोर्स है मीथेन के। फिर आइए अब हम बात करेंगे महासागरों की, अगर तो लिखिएगा महासागरों में, ठीक है, महासागरों क्या है भाई? जो मीथेन के सोर्स हैं, मीथेन स्रोतों में समुद्री जंतु प्लवक, ठीक है, फिर मछली में
वही अवायवीय एनारोबिक डाइजेशन, मछली में अवायवीय पाचन और जल निकासी क्षेत्रों से मीथेन का उत्पादन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यूपीएससी से लेके यूपीपीएससी तक मीथेन का उत्पादन होता है। तो ये पूरे आप नेचुरल सोर्स लिखे मीथेन के, ठीक है। अब आगे आइए, अब हम बात करेंगे मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत। देखिए यही सब क्वेश्चन आता है आजकल। क्वेश्चन क्या बन रहे हैं आजकल के? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कौन सा नहीं है। एक तो नहीं वाला बन रहा है। दूसरी बात, अब वो जमाना गया कि आपको सीधे सीधे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे बहुत सिंपल वे में, ठीक है। वो यूपीपी यूपीएसआई नहीं रहा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने हैं आईएएस पीसीएस के आरओ के, आपको हर एक क्वेश्चन में 4 कथन दिखाई देंगे, स्टेटमेंट, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत मिला के मीथेन का, और पूछेगा कौन सा इसमें से नहीं है, कूट बना के चयन करिए। तो आपको पूरी फुल नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो अब लिखिएगा आप मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत, मीथेन एमिशन, मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत, ठीक है। जो मनुष्य के द्वारा, हमारे आपके द्वारा मीथेन कैसे एमिट कर रहा है, एमिशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे लिखेंगे फॉसिल फ्यूल, जिसे हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। अब ये क्या है तो आप जान ही रहे हैं, मैं सबको इलैबोरेट करते चलूंगा। तो जीवाश्म ईंधन में सबसे पहले क्या होता है, जब हम प्राकृतिक गैस का उत्पादन, भंडारण और संचरण करते हैं, तो संचरण के दौरान मीथेन क्या होती है, रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है, ठीक है। पहली चीज कि जब प्राकृतिक गैस का उत्पादन, भंडारण और संचरण करेंगे उस दौरान मीथेन मुक्त होती है। फिर दूसरी बात, इसी फॉसिल फ्यूल में, ठीक है, तो नंबर नहीं डालना है, इसी फॉसिल फ्यूल दूसरी बात है, ठीक है। खनन के दौरान जब माइनिंग करते हैं, खनन के दौरान मुक्त कोयले के भंडार में, मुक्त कोयले के भंडार में उपस्थित मीथेन, और इसे ही हम आप कहते हैं, नाम दिया गया है जिसे आप बोलते हैं कोल बेड मीथेन। लिख लीजिएगा, पूछ सकता है कि कोल बेड मीथेन क्या होता है, तो आप आराम से बताएंगे कोल बेड मीथेन, समझ गए। जो माइनिंग के दौरान मुक्त कोयले के भंडार से जो उपस्थित मीथेन है उसे ही बोलते हैं हम कोल बेड मीथेन। आई बात समझ में। तो ये मीथेन का मानवीय स्रोत तुरंत में खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये अभी इतना, अभी तो सब चलेगा, अभी तो ये फॉसिल फ्यूल में है, ठीक। तो ये चीज लिखिए, आगे बढ़ा जाए। दूसरा है पशुधन, ठीक। पशुधन क्या है भाई ये, तो आप जानते हैं जो पालतू पशु होते हैं, पालतू पशु, ये पाचन प्रक्रियाओं के दौरान जिसे हम बोलते हैं जुगाली करते समय, ठीक है, जिसको गांव में बोला जाता है पगुरी करते समय, ठीक है। जुगाली करते समय ये क्या करते हैं, ये मीथेन को रिलीज करते हैं, मतलब मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करके मीथेन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पशुधन, ठीक। दूसरा, ये दूसरा था। फिर तीसरा क्या है, वो है जो आपको मैं बता रहा था, चावल की खेती, चावल की खेती या धान की खेती, जो राइस फार्मिंग करते हैं, ठीक है। इसमें जो जल प्लावित चावल की खेती होती है, जल प्लावित चावल की खेती, ये कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान
कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान क्या निकालते हैं, मीथेन निकालते हैं। ठीक है, मतलब मीथेन पैदा करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पशुधन हो गया, चावल की खेती, वो भी चावल की खेती कैसी, जल प्लावित चावल की खेती के समय कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है और मीथेन का उत्पादन होता है और मीथेन रिलीज होती है। ठीक है, वायुमंडल में। आइए आगे, और अगला है हमारा, कौन सा पॉइंट था ये, तीसरा, चौथा लिखिएगा, बायोमास जलाना। ये आप मानवीय स्रोत पढ़ रहे हैं मीथेन एमिशन के, बायोमास जलाना। ठीक है, ये क्या है, तो जब कार्बनिक पदार्थ अधूरे जलते हैं, कार्बनिक पदार्थों के अधूरे जलने से, कार्बनिक पदार्थों के अधूरे जलने से मीथेन का उत्पादन होता है। मीथेन का उत्पादन मतलब उत्सर्जन होता है, एमिशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो ये था हमारा मानवीय स्रोत। ठीक, इस तरह से हम मीथेन को वायुमंडल में पहुंचाते हैं। अब लिखिएगा जरा एक नोटिस पॉइंट। ठीक है, NOTE। क्या लिखना है कि विश्व स्तर पर मानवीय गतिविधियों से, मानवीय, दूसरा पेन ले लिया जाए, विश्व स्तर पर मानवीय गतिविधियों से ठीक है, कुल मीथेन उत्सर्जन, कुल मीथेन उत्सर्जन। ठीक है, CH4 का मतलब मीथेन है भाई। कुल मीथेन उत्सर्जन कितने परसेंट होता है, 50 से 65%। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब आपसे कहे कि पूरे विश्व स्तर पर मानवीय गतिविधियों के द्वारा होने वाला मीथेन एमिशन कितना है, या मानव का योगदान कितना है अपनी गतिविधियों के द्वारा पूरे वर्ल्ड लेवल पे मीथेन के एमिशन में, तो 50 से 65%। ठीक है, अब आगे आइए, जिसमें हमको लिखना क्या है कि जिसमें महत्वपूर्ण योगदान किस किस का है। तो आइए यहीं लिख ही लिया जाए कि ये 50 से 65% है, तो महत्वपूर्ण योगदान किस किस का है। ठीक, यहां लिख लिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान में कृषि कितनी है, 40%। ठीक है, फिर जीवाश्म ईंधन, जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन, ये 35%। और फिर है अपशिष्ट, जो वेस्ट है, ये कितना मीथेन एमिट करते हैं, 20%। तो इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करेंगे कि मीथेन जब रिलीज हो रहा है तो क्या इसका इम्पैक्ट भी है, बिल्कुल है। मीथेन का प्रभाव, तो लिखिएगा मीथेन का प्रभाव, मीथेन का प्रभाव। ठीक है, क्या क्या है भाई, ये जमीनी स्तर पर अगर हम इसकी बात करें, जमीनी स्तर पर, तो ये क्या करता है, ये ओजोन का निर्माण करता है, मतलब ओजोन के निर्माण में योगदान देता है। ठीक है, जमीनी स्तर पर। और आप जानते हैं कि ये ओजोन क्या है भाई, ये ओजोन एक खतरनाक वायु प्रदूषक है। ठीक है, सब लिखते चलिएगा। तो मीथेन का प्रभाव पहला देखें कि जमीनी स्तर पर ओजोन के निर्माण में योगदान करता है, और ओजोन क्या है, एक खतरनाक वायु प्रदूषक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो द्रवित मीथेन है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में है, बड़ा खतरनाक होता है, लिखिएगा द्रवित मीथेन,
द्रवित मीथेन क्या करता है, ये तापमान के साथ क्रिया करके बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है, मीथेन का उत्सर्जन कर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। ठीक है, तो आप देख लिए मीथेन के प्रभाव में जमीनी स्तर पर आप ये देख रहे हैं ओजोन का निर्माण, खतरनाक वायु प्रदूषक है, और अगर द्रवित मीथेन तापमान के साथ क्रिया कर लिया तो बड़ी मात्रा में मीथेन उत्सर्जन कर सकता है और ये जलवायु परिवर्तन में योगदान दे सकता है, क्लाइमेट चेंज में। तो देख रहे हैं आप। ठीक है, अब आइए आगे देखा जाए। अब लिखेंगे मीथेन कंजप्शन। मीथेन कंजप्स कहाँ होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, मीथेन कंजप्शन कहाँ कंजप्शन होता है मीथेन का, तो कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मिट्टी और पानी में पाए जाते हैं, और ऊर्जा के लिए ये अपने एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, मीथेन का उपभोग करते हैं, मीथेन का उपभोग। तो मान लीजिए यहां से क्वेश्चन बना दिया, सब मीथेन साइकिल में है, देख रहे हैं मीथेन कैसे घूम रहा है ऊपर से नीचे, एक तो अपने सोर्स से ऊपर निकल रहा है और फिर उसके बाद फिर जुगाली जो पशु कर रहे हैं वो सोर्स काम कर रहा है मीथेन के उत्सर्जन में, फिर हम मानवीय स्रोत में आप देखें मीथेन एमिशन हो रहा है, मीथेन चल रहा है, और ये पूरा चक्र है जहां से फॉसिल फ्यूल जमा हुआ है, धरती से ऊपर जाना और फिर नीचे आ जाना, और फिर उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जिसमें से इंपॉर्टेंट है मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया, याद रखिएगा क्या करता है, मिट्टी पानी में पाए जाते हैं और अपनी ऊर्जा के लिए मीथेन का उपभोग करते हैं। तो पूछ सकता है कि मीथेन कंजप्शन कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो आप बताएंगे मीथेन कंज्यूम होता है, वो कंजप्शन होता है, वो कौन करता है, मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया करता है। ठीक है, फिर देखेंगे मीथेन ऑक्सीडेशन, कैसे मीथेन चेंज हो जा रहा है। आइए लिखिए, साइकिल के बाद मीथेन का यही आएगा, कैसे मीथेन अपना स्वरूप चेंज कर लिया, मीथेन ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मीथेन है, मीथेन ये वायुमंडल में हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, ये इसे CO2 और वाटर जल में परिवर्तित कर देते हैं। तो आई बात समझ में, मीथेन फिर किस फॉर्म में आता है, CO2 और जल के फॉर्म में आ जाता है मीथेन ऑक्सीडेशन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या मीथेन स्टोर होता है, किस जगह पे लॉक हो जाती है, तो लिखिएगा मीथेन स्टोरेज। ठीक है, मीथेन स्टोरेज, मीथेन किस जगह पे लॉक हो जाती है, दो ही जगह है, पहला है जिसे बोलते हैं परमा फ्रॉस्ट, ये क्या होता है, बहुत ठंडा एरिया। ठीक है, बहुत ठंडा एरिया जहां पर एकदम बर्फ जमी रहती है। ठीक है, यहां मीथेन लॉक होती है, और दूसरे नंबर पर जहां पे स्टोर हो जाए मीथेन हाइड्रेट्स, बता रहे हैं ये क्या है, मीथेन हाइड्रेट्स। ठीक है, ये आपके समुद्र की बात कर रहा हूं, मतलब समुद्र की बहुत गहराई में जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और तापमान काफी नीचे चला जाता है। ठीक है, ये बात हो रही है समुद्र की बहुत ही गहराई में। ठीक है, ये मीथेन हाइड्रेट्स। ठीक है, समुद्र की बहुत गहराई में जहां पर क्या होता है,
जो प्रेशर है ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है और तापमान बहुत लो हो जाता है, वहां पे क्या होता है, वहां मीथेन सीधे लॉक हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाना, लिख लीजिएगा। तो ये था पूरा मीथेन साइकिल, मतलब हम लोगों का गैसियस साइकिल, जिसमें आप देखिए कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और मीथेन साइकिल। अब बचा है हमारा वो छोटा सा है, ठीक है, वो है हमारा पूरी तरह से सेडिमेंट्री साइकिल, जिसे हम बोलते हैं अवसादी चक्र, जो मैंने आपको लिखा था उसमें बात की जाए फास्फोरस की, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप देखे थे ये वाला फास्फोरस चक्र हम लोग को पढ़ना है, और सल्फर चक्र, बहुत छोटे हैं दो ठो, ये आपके तीन जो सबसे बड़े थे, और जहां ज्यादा क्वेश्चन आता है वो हमने कर लिया। अब आइए देखा जाए, तो लिखिएगा अवसादी चक्र, अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल, इसमें सबसे पहली बात होगी फास्फोरस चक्र की, फास्फोरस चक्र, ठीक। इस चक्र में होता क्या है, तो लिखिएगा इस चक्र में जो फॉस्फेट है ये चट्टानों से निकलकर नदियों और महासागरों तक और फिर वापस भू वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वापस क्रस्ट तक जाना शामिल होता है। क्रस्ट का मतलब ज्योग्राफी में आपको मैंने पढ़ाया है, देखिएगा प्लेलिस्ट में जाएंगे, ज्योग्राफी भी स्टार्ट किया है मैंने, उसको भी कंप्लीट करना है, सब सही चलती रहेगी। क्रस्ट का मतलब जिस स्थल खंड पे हम खड़े हैं, लैंड, भूमि, स्थल खंड का वह भाग जहां पे हम घर, मकान, कृषि, खेती सब करते हैं, रहते हैं, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस चक्र क्या है, फास्फेट जो है ये चट्टानों से, फास्फोरस खुद फास्फेट की चट्टानों से निकलती है और नदियों और महासागरों में जाती है, और फिर वहां से भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से फिर वापस क्रस्ट तक शामिल है इसका आना, इसे को बोलते हैं हम लोग फास्फोरस साइकिल, ठीक है। आइए अब आगे देखिएगा, अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि फास्फोरस का सोर्स क्या है, तो ओनली वन एक सोर्स लिखना है, वही है, लिख लीजिएगा, ये भी आपको लिखवा देता हूं, फास्फोरस के स्रोत, सोर्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो मेन रूप से जो फास्फोरस है, ये जो फास्फोरस है ये कुछ और नहीं, ये फास्फेट चट्टानों, फास्फेट चट्टानों में एक मिनरल्स, खनिज के रूप में रहता है, ये खुद अपने ही चट्टानों में खनिज के रूप में रहता है। इसके विपरीत आप क्या पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वो वायुमंडल से आते हैं, लेकिन जो फास्फोरस है ये फास्फेट चट्टानों से एक खनिज के रूप में रहता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे सोर्स में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आपने साइकिल देखा ही कि अपक्षय अपर्दन खनन से फास्फेट निकलती है और नदियों महासागरों में जाकर मिल जाती है, ये फास्फोरस साइकिल था, यही चक्र देखिए सिंपल था फास्फोरस साइकिल, ठीक। फास्फोरस अपने खुद फास्फेट चट्टानों से निकलती है, फिर नदियों महासागरों में आगे जाके फिर मिल जाती है, और फिर वहां से भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं, और वहां से फिर क्रस्ट तक उसका आना शामिल होता है, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे सल्फर साइकिल की, तो आइए लिखिए सल्फर चक्र, सल्फर चक्र क्या है भाई, तो लिखिएगा इस चक्र में वायुमंडलीय इनपुट, फिर अम्लीय वर्षा के रूप में जमाव, पौधों द्वारा ग्रहण, फिर खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से स्थानांतरण, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हैं कि सल्फर चक्र क्या है, खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से स्थानांतरण, उत्सर्जन
एमिशन उत्सर्जन और डिकम्पोजर जो हो रहा है डिकम्पोज, उत्सर्जन और अपघटन के माध्यम से मिट्टी और पानी में वापसी शामिल है। ठीक है, तो ये है आपका सल्फर चक्र। ये वायुमंडलीय इनपुट से होता है, फिर अम्लीय वर्षा के रूप में जमाव, पौधे द्वारा ग्रहण, खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से स्थानांतरण, फिर उत्सर्जन अपघटन के माध्यम से फिर से मिट्टी और पानी में वापसी, वायुमंडल से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये चक्र आपका चल रहा है। अब बात कर लेंगे सल्फर के सोर्स की। तो लिखिएगा सल्फर के स्रोत, सल्फर के स्रोत क्या है भाई? सल्फर के स्रोत, तो इसमें भी आपको पूरा लिखना है। सल्फर कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में रहता है, तो लिखिएगा सल्फर कार्बनिक। कार्बनिक में क्या क्या आएंगे? कोयला, तेल, पीट, कोयला, तेल, पीट, और फिर है आपका अकार्बनिक रूप में फिर सल्फर अकार्बनिक पायराइट चट्टान, पायराइट चट्टान और सल्फर चट्टान। ठीक है, इस रूप में। और मतलब सल्फर के सोर्स सल्फर कार्बनिक, और यहाँ पे और भी कर लीजिएगा, और सल्फर अकार्बनिक, फिर लाइन पूरी करिए, मिट्टी के भंडार में सल्फेट्स, सल्फाइड, ठीक है, और कार्बनिक सल्फर के रूप में बंद रहता है। तो देख लिए सल्फर के सोर्स क्या है? कार्बनिक, ठीक है, कोयला, तेल, पीट, और अकार्बनिक पायराइट चट्टान, सल्फर चट्टान, और मिट्टी के भंडार में सल्फेट्स, सल्फाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में क्या होता है? बंद रहता है। ये आपका सल्फर के सोर्स थे। ठीक है, और ये पूरा आपका सल्फर साइकिल, मतलब आज हम लोगों का जो पूरी बात हुई थी कि हम पूरा पढ़ेंगे किस चीज को, तो देख लीजिए इस चीज को, पोषण चक्र क्या होता है, ठीक है, या हम न्यूट्रिशन साइकिल किसे बोलते हैं? भूजैव रासायनिक चक्र। ठीक है, तो गैसियस चक्र जिसमें आपने पढ़ा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, मीथेन साइकिल, औषधि चक्र में फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यहाँ तक कि आरओ के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोसिस्टम इकोलॉजी का पार्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर। अभी हम पढ़ाएंगे वेटलैंड, तो वेटलैंड के बाद फिर पढ़ाएंगे इकोसिस्टम की जो हमारी समस्याएं हैं, तब जाके ये टॉपिक आपका पूरा खत्म होगा। आज आप लोग इसको मन से पढ़िएगा, 2-3 बार देखेंगे, पूरी चीज याद हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, आपके जितने भी ग्रुप होंगे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह फॉरवर्ड करिएगा। निःशुल्क वीडियो है, खूब ठाट से पढ़िए। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।